हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज 6 अप्रैल का जो न्यूज़पेपर है उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो क्या आई हुई है और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हुई है तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है डैम को लेकर, ठीक है, कि जो डैम कमेटी है सरकार ने बोला है उसको कंटिन्यू करने दो 1 साल के लिए, फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं उसको चेंज करेंगे। अब इसमें है क्या मसला, क्या है मसला? ये है कि जो मुल्ला पेरियार डैम है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना डैम है, तो उसमें उसकी सेफ्टी को लेकर जो इशू था उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। यहाँ पे सेफ्टी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी, लेकिन अभी क्या हो रहा था कि वो कमेटी को डिसॉल्व करने की बात आ रही थी, लेकिन सरकार ने, सेंटर ने बोला कि उस कमेटी को 1 साल के लिए और चलने दो, क्योंकि उसके बाद में एक अथॉरिटी आ जाएगी जिसका नाम क्या होगा, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। चलिए, इतना तो हमें समझ में आ गया, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर ये जो सेम चीज़ कि इसको 1 साल के लिए कंटिन्यू करने दो, उसके बाद में नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी आ जाएगी अंडर दी डैम सेफ्टी एक्ट, जो कि एक नया एक्ट है, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो सेंटर है उसने सुजेस्ट किया है जो चीफ सेक्रेटरीज हैं तमिलनाडु के और केरला के, वो अकाउंटेबल रहेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द डिसीजन ऑफ द सुपरवाइजरी कमेटी ऑन द मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ द डैम, जो हमने पहले बात की। उसके बाद में नेशनल डैम अथॉरिटी फुली फंक्शनल हो जाएगी और उसके जो फंक्शंस हैं सुपरवाइजरी कमेटी के, जो कि ये वाले लोग कर रहे थे, वो सारे के सारे किसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, एनडीएसए को, मतलब नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को। अब हमें क्या पता होना चाहिए, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है क्या? पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो वाटर है वो स्टेट लिस्ट में आता है, मतलब इस पे जो लॉ बनाने की इजाज़त है, ठीक है। मतलब एक काइंड ऑफ के भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है कि ओनली तो नहीं, स्टेट कैन मेक द लॉज, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 246 है जो वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि भाई वो लेजिस्लेट कर सकते हैं ऑन द मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब हर एक बार नहीं वहां पे जाके पंगे लेने, लेकिन सर्टन कंडीशन में हम स्टेट लिस्ट में जाके भी कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने किया क्या है, अभी एक एक्ट आया जिसका नाम है डैम सेफ्टी एक्ट, जो कि पास कर दिया पार्लियामेंट ने, और उसमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमें मिल गया है टू इंश्योर द डैम सेफ्टी इन द इंडिया। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। नंबर 3 यहाँ पे पॉइंट हमें क्या पता चला, ये जो एक्ट है इसने एनडीएसए को स्टैब्लिश किया, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी को, जो कि अब स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेगा रिलेटिंग टू डैम, ठीक है। और वो करेगा क्या, प्रिवेंट करेगा डैम रिलेटेड डिजास्टर, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार बहुत ज़्यादा डिजास्टर हमें देखने को मिलता है डैम से, तो उस तरह के डिजास्टर को देखेगा कौन, देखेगा एनडीएसए देखेगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा है, आपने याद रखना है ये। उसके बाद में इसको हेड किया जाएगा बाय द चेयरमैन और असिस्ट करेगा 5 मेंबर्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है जी। और इसकी स्पेशल प्रोविजन रहेंगी जैसे कि सर्विलियंस हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, ऑपरेशन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ऑल द लार्ज डैम्स ऑफ द कंट्री टू प्रिवेंट डैम फेलियर रिलेटेड डिजास्टर। अब इसमें और क्या हमें पता चल रहा है, जो एक्ट है वो पेनल प्रोविजंस लेकर आएगा, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है अथॉरिटी का वो कहाँ पे रहेगा, नेशनल कैपिटल रीजन में, मतलब एनसीआर रीजन में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। क्लियर हो गया बात? तो ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, अगर किसी ने पूछा तो कहाँ से आया है, ये आपने बताना है डैम सेफ्टी एक्ट से आया है। ये करेगा क्या, आपको पता ही कि डैम की सेफ्टी के लिए काम करेगा। यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, एनसीआर में होएगा, और इसके 4 रीजनल ऑफिसेज होंगे, लेकिन इसका जो मेन हेडक्वार्टर वो कहाँ पे होएगा, एनसीआर में, ठीक है जी। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं कि ये डैम सेफ्टी वाला जो एक्ट है या फिर ये एनडीएसए है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, ये क्यों ही लाई गई है। नंबर 1 तो ये है कि जो 40 डैम्स हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और ये बड़ी बात है। नंबर 2, 5700 लार्ज डैम्स है मेरी कंट्री में, उसमें से 300 बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, मतलब 100 साल पुराने, नियरली 100 ईयर ओल्ड, बहुत बड़ी बात है। और कुछ के डैम ऐसे हैं मेरे पास जो 50 से 100 साल पुराने, ठीक है ना। तो ये एक तो हमारे पास डेटा आ गया कि भाई जिससे हमें पता चलती है। फिर उसके बाद में हमें ये पता चला कि कुछ के मीडियम और स्मॉल डैम्स भी हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ उनके लिए एक सीरियस चैलेंज बनती जा रही है फॉर दी वाटर सिक्योरिटी। इस वजह से ये वाली चीज़ तो डैम सेफ्टी एक्ट लाना था, और डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर क्या है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी मेरे पास आया है।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है कि जो आईबी मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसने 22 यूट्यूब न्यूज़ चैनल को बैन किया है, जो कि 4 चैनल तो मुझे लगता है कि जहाँ तक पता चल रहा है कि 4 चैनल्स तो वो थे पाकिस्तान ओरिजिन, ठीक है। बाकी के चैनल क्या करते थे, पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे लगा लो, या फिर स्प्रेड करते थे फेक न्यूज़ को रिलेटेड टू आर्मी, रिलेटेड टू अदर थिंग्स विच आर हार्मफुल और विच आर नॉट गुड फॉर आर कंट्री। तो इसमें इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसने 22 यूट्यूब बेस्ड न्यूज़ चैनल को और 4 जैसे मैंने बात की वहाँ पे पाकिस्तान बेस्ड थे, बीइंग रन फ्रॉम द पाकिस्तान, उसको क्या कर दिया हमने, बैन कर दिया है। और उसमें हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। लेकिन इसको बैन किस चीज़ का हवाला देकर किया गया, किसके अंडर किया गया है, वो हमें चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहली चीज़ तो आप ये समझो, हमारा एक एक्ट है जिसका नाम है आईटी एक्ट 2000, ठीक है। अब आईटी एक्ट 2000 से बाद में आते हैं आईटी एक्ट रूल, ध्यान से समझते रहना, आईटी एक्ट रूल्स 2011। अभी इसको अमेंड करके हमने चेंज किया, आईटी एक्ट रूल्स आए मेरे, आईटी एक्ट रूल्स आए मेरे 2021 के, जिसका नाम क्या था, आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। और ये किसको डील करते हैं, सोशल मीडिया प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म को ये क्या करते हैं, डील करते हैं। अभी हमें थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और अगर डिटेल में जानना है तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो भी हमारी बन सकती है। देखिए, सोशल मीडिया में पहली बात तो उन्होंने बोला कि आइडेंटिफाई करना आपने, अगर कोई बंदा फेक न्यूज़ या फिर कोई एंटी नेशनल चीज़ें कर रहा है और अथॉरिटीज़ ने बोल दिया, तो उस बंदे को फर्स्ट ओरिजिनेटर जिसने उस चीज़ को प्रोड्यूस किया था उसको ढूंढना है। नंबर 2, अपॉइंट करना है ग्रीवियंस ऑफिसर के, जो भी कोई कंप्लेंट है वो 15 डेज में सॉल्व हो पाए। फिर फाइल मंथली कंप्लाइंस रिपोर्ट ऑन कंप्लेंट्स रिवाइव्ड, जो कंप्लेंट्स हैं या चीज़ें हैं उसको कितना सॉल्व आपने किया है, कितने एक्शन आपने लिए हैं, उसकी मंथली एक रिपोर्ट भी देनी है। तो ये तो बात थी सोशल मीडिया की। नंबर 2 आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म। इसमें उन्होंने बोला सेल्फ क्लासीफाई कंटेंट इनटू 5 एज्ड बेस्ड कैटेगरीज। आप अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नेटफ्लिक्स या कुछ और देखते हो तो उस पर अभी लिखा आता है ऊपर के प्लस इसके अंडर की कैटेगरी के लिए है, ये है, ये फलाना ढिमकाना है, वो सारा लिखा आता है। देखिए क्या है इनमें, पहली चीज़ तो यूनिवर्सल कर दिया, नंबर 2 किया है अंडर एडल्ट 7+ ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद में 13+, 16+ और ए कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। तो ये प्रॉपर यहाँ पे ये चीज़ है जो ये बताई जा रही है। तो डिजिटल न्यूज़ के लिए भी कुछ किया गया, और यहाँ पे किया गया पेरेंट लॉक फॉर एनी कंटेंट क्लासिफाइड एज 13+ और अबव, कि ये जो चीज़ है वो 13+ के बच्चे या फिर और अबव ही लोग जो हैं वो देख सकते हैं। तो वो चीज़ के लिए पेरेंट लॉक नेसेसरी है। एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर द कंटेंट क्लासिफाइड एज ए अडल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। प्रॉपर तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये प्रॉपर तरीके से हमने याद रखना है। तो ये वाली जो चीज़ है ये तो यूनिवर्सल हो गया, ये 7 साल से ऊपर वाले बच्चे ही देख सकते हैं, 13+, ये 16+, और ये अडल्ट कैटेगरी के लोग ही देख सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। डिजिटल अगर हम न्यूज़ की यहाँ पे बात करें तो उन्होंने बोला कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट नॉर्म्स आया है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होंगी के जो कि कोड ऑफ एथिक्स देखेंगी, और एक पैनल बनाया जाएगा जो कि इन मैकेनिज्म को ओवरसाइट करेगा। ये चीज़ें थी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके रूल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो उसको किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। बड़े मतलब 2021 में आए थे ऑब्वियसली, अभी तो न्यूज़ भी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन हाँ मेंस में डेटा हम यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। बड़े दिनों से हम भी बात कर रहे हैं और बड़े दिनों से न्यूज़ चल रही है कि भाई जो बंदा है जो प्रेसिडेंट है वहाँ के श्रीलंका के, वो बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट कर दी थी। तो इसकी वजह से अभी उन्होंने मेजॉरिटी कल जो है वो लूज़ कर दिया पार्लियामेंट में। इसका हमें ये पता होना चाहिए कि श्रीलंका सफ़र कर क्यों रहा है, क्राइसिस में है क्यों। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब श्रीलंका ना इमर्ज हुआ था, 26 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर चल रही थी वहाँ पे इन 2009 तक। उसके बाद में बड़ी अच्छी जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, 8 to 9% पर एनम टिल 2012। 2013 में अगेन क्या होने लग गया, जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस थे वो नीचे जाने लग गए, और इनका जो एक्सपोर्ट था वो क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, और जो इंपोर्ट था वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होने लग गया, या फिर वैसा ही रहा।
ठीक है। तो जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी यहाँ पे क्राइसिस हमें देखने को मिल सकते थे, ठीक है, क्योंकि डेफिसिट हो गया। नंबर 3, यहाँ पे इन्होंने लोन लिया $2.6 बिलियन लोन फ्रॉम द IMF इन 2009। अभी 2016 में अगेन $1.5 बिलियन लोन। अभी रिसेंटली ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो कंडीशन है वो वर्स हो गई। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे होती है ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ अप्रैल 2019, ठीक है, ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट चर्च में। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो टूरिस्ट थे वो यहाँ पे आने बहुत ही कम हो गए, और टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते थे, जिसकी वजह से अब टूरिस्ट आएगा नहीं। टूरिस्ट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, टूरिस्ट यहाँ पे आ नहीं रहा, कहाँ पे, श्रीलंका में। और टूरिस्ट मैक्सिमम क्या लेकर आता था, डॉलर। तो मतलब क्या है, जो डॉलर है श्रीलंका में वो क्या होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया, या फिर निग्लिजिबल वाली चीज़ों पे पहुँच गया। और किया क्या था, ये जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के राजा पक्सा, ये बंदे ने 2019 में ये प्रॉमिस किया था कि मैं तो जी टैक्सेशन जो रेट्स है वो तो बिल्कुल ही कम कर दूंगा, और कुछ SOPs भी दी थी फार्मिंग को लेकर, ठीक है। और इन्होंने आती वो इम्प्लीमेंट कर दी चीज़ें, और उन्होंने ठीक है, ये जो इल एडवाइज प्रोमिस थे ये आती इम्प्लीमेंट कर दिए। और जो कोविड-19 का पेंडेमिक था उसने तो आपको पता ही है हर एक कंट्री को इफेक्ट किया ही है। फिर उसके बाद में हमें क्या पता चलता है, जो एक्सपोर्ट था टी का, रबर का, स्पाइसेस का, गारमेंट्स का, वो भी सफ़र हो गया। और अभी हमें क्या पता चल रहा है, मैंने टूरिज्म के लिए आपको पहले ही बता दिया कि वो तो डिक्रीज़ हो ही चुका है। इन सारी कंडीशंस को देखते हुए हमें ये पता चला जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, 10% इन दी 2020-21। और डेट टू जो GDP रेशियो है वो हो चुकी है जी 94% टू 119% इन 2021। पहले था 94, अब हो चुके हैं 119%। और एक भाई साहब ने एक बहुत ही ज़्यादा बेकार जो डिसीजन लिया कि भाई मैं तो एक ही दिन में रातों रात 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए मेरी कंट्री में। पूरी पहली कंट्री बनेगी जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। और जिस चीज़ की वजह से आप देखो ना, हमें भी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं भाई। आपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को क्या कर दिया, बैन कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे, जो डिजीज़ थे, जो इन चीज़ों को लेकर, क्रॉप्स को लेकर डिजीज़ थे, वो इंक्रीज़ हो गए। और आपके सामने उस चीज़ का रिजल्ट, इस चीज़ की वजह से जो लोग इससे एसोसिएटेड थे वो भी मर गए, जो लोग इनसे एसोसिएटेड थे वो भी खत्म हो रहे हैं, और फार्मर भी खत्म हो गया। और जिस चीज़ की वजह से जो फूड प्रोडक्शन थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, और जिस चीज़ की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक इमरजेंसी की कंडीशन बन गई, क्योंकि फूड प्राइस का जो फूड के प्राइस है वो बहुत ज़्यादा राइज हो गए। ये कुछ के कारण है जिसकी वजह, कुछ के क्या, ये सारे कारण वही हैं जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कहाँ पे, श्रीलंका में। और आज की डेट में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन है ना, वो जो करंटली ओवर 15%, और पता लग रहा है कि 17.5% जाने के भी चांसेस है, ठीक है। तो देखिए, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं होती है, और आप समझो कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बुरी होती है। इन्फ्लेशन अगर ग्रोथ के साथ में आ रही है फिर बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। लेकिन हाँ देखो ना, इन्फ्लेशन, महंगाई है तो बुरी, लेकिन इन्फ्लेशन उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है अगर ग्रोथ के साथ में आ रही। ग्रोथ आपकी नीचे जाती जा रही, ग्रोथ आपकी क्या है, डिक्रीज हो रही है, और इन्फ्लेशन आपकी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो मतलब क्या है, कंट्री इज़ इन दी स्ट्रेस, और कंट्री बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में। नंबर 3 न्यूज़ की तरफ चलते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन सिर्फ सुन लो कि अभी लोकसभा में एक बिल पास किया गया जिसमें नॉर्थ, साउथ और ईस्ट म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन है दिल्ली की, उसको जोड़ दिया गया है। तो इसका कारण पूछा गया तो वो कहते हैं 2012 में इसको क्या किया गया था, अलग किया गया था, और उसका कुछ रीज़न भी नहीं यहाँ पे दिया हुआ। कहते हमने बड़ा ढूंढा लेकिन रीज़न मिला नहीं, और इस चीज़ की वजह से जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उस तीनों जो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनको जोड़ दिए गए। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बिल इन लोकसभा टू बैन WMD फंडिंग। WMD का मतलब क्या होता है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज द मीनिंग ऑफ द WMD। देखिए, ये होते क्या है, ये हमारी यहाँ पे न्यूज़ है, तो बिल जब आएगा या फिर एक्ट बनेगा तब उसको पढ़ने का ये है। तो ये न्यूज़ का सीधा रेलिवेंस क्या है, ये पॉइंटर फॉर्म। देखो, वेपन ऑफ मास स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और अदर वेपन दैट कैन किल एंड ब्रिंग सिग्निफिकेंट हार्म टू अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन। और वो डैमेज कर सकते हैं ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर को, जैसे बिल्डिंग होगी, नेचुरल स्ट्रक्चर हो गए, माउंटेन और बायोस्फीयर। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए ये क्या कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और ओरिजिनली ये क्वाइन हुआ था तब जब ये एरियल बॉम्बिंग को लेकर विद केमिकल एक्सप्लोजिव सिंस वर्ल्ड वॉर। तो इस तरह के जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनकी फंडिंग को रोकने के लिए एक लोकसभा में बिल लाया जाएगा, विच विल बी इंपॉर्टेंट फॉर दी ह्यूमैनिटी,
ठीक है, एक अच्छे वे से। चलिए नंबर 5 करते हैं, ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस अ बायलेटरल डील। ये तो हमें पता है बायलेटरल डील है, ठीक है, लेकिन ब्रह्मोस है क्या, इसके बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है, पहली चीज़ तो ये अकेला इंडिया ने नहीं बनाया, ये जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, एक तो नंबर 1 डीआरडीओ, नंबर 2 एनपोम रशिया, डीआरडीओ प्लस एनपोम रशिया, ठीक है, इन दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर है, ये आपने याद रखना है नंबर 1। नंबर 2 इसका नाम कैसे पड़ा, ब्रह्मपुत्रा और ऑस्कवा, ये जो दोनों हैं उसके नाम से, मॉस्कवा के नाम से और ब्रह्मपुत्रा के नाम से इसका नाम पड़ गया। और ये 2 स्टेज जो है मिसाइल है, 2 स्टेज मिसाइल है, मतलब इस तरह से अगर कुछ लगा हुआ है, ये देखो ये मिसाइल होगी ना, तो इस तरह से अगर कुछ लगा हुआ है तो 2 स्टेज मिसाइल है। पहला जो स्टेज है वहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है, ठीक है, और दूसरा क्या है, लिक्विड रैमजेट इंजन है। और ये जो मिसाइल है ये A2S है, मतलब अभी एयर टू सरफेस मिसाइल हमें देखने को मिलती है, और इसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर फ्लाइट रेंज, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। लेकिन इंडिया ने जब से MTCR को ज्वाइन किया तो हम इसकी जो रेंज है वो इंक्रीज कर सकते हैं, और ये रेंज 450 टू 600 किलोमीटर तक भी हम लेके जा सकते हैं। और ये पहली ऐसी मिसाइल होगी, मतलब ब्रह्मोस जो हैवीएस्ट वेपन है, जो कि हम Su-30M KI फाइटर एयरक्राफ्ट पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मोस है ये मल्टी प्लेटफॉर्म है, हम लॉन्च कर सकते हैं लैंड से, एयर से, सी से, और मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल भी है ये चीज़ आपने याद रखनी है, डे और नाइट दोनों में काम कर सकती है। इसमें एक प्रोविज़न है जिसका नाम है फायर एंड फॉरगेट, एक बार फायर कर दी तो आप भूल जाओ, अपने टारगेट को जाके अपने आप देख लेगी, कुछ फर्दर गाइडेंस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। लास्टली ये फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, जिसकी स्पीड है मैक 2.8, और जिसका मतलब 3 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, राइट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत इंफॉर्मेटिव डेटा है, ठीक है। नंबर 6 न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो ग्लोबल बॉन्ड सेल्स है टू सरपास $10 ट्रिलियन इन 2022। जो गवर्नमेंट सॉवरन बोरोइंग्स हैं, जो गवर्नमेंट सॉवरन ग्लोबल सॉवरन बोरोइंग्स हैं, देखिए होता क्या है, देखिए बॉन्ड है, अगर वो गवर्नमेंट उसको कर रही है तो गवर्नमेंट वाले बॉन्ड को हम क्या बोल देते हैं, सॉवरन बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है, सॉवरन बॉन्ड यहाँ पे हम उसको बोल देते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है वो सॉवरन बॉन्ड हो गया। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरो कर रही है। गवर्नमेंट अगर बॉन्ड को मार्केट में डाल रही है तो वो किस वजह से डाल रही है, बोरो करने के लिए डाल रही है। यहाँ पे देखते देखिए, बोरोइंग इन द इकोनॉमीज ऑफ इमर्जिंग यूरोप, मिडल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, ये राइज हो रहा है $253 बिलियन। अगर मैं इजिप्ट की कहते बात करूं, जिन्होंने IMF की असिस्टेंस ली है रिसेंटली, वो ओवरटेक कर देगा टर्की को, द रीजन लार्जेस्ट इशूर ऑफ द सोवरन डेट विद $73 बिलियन वर्थ ऑफ बॉन्ड सेल्स, S&P एनालिस्ट फोरकास्ट। मतलब जो सरकारें उनके पास इतना कुछ खास पैसा नहीं है, वो क्या कर रही हैं, वहां पे बॉन्ड रिलीज करती है और उससे पैसा इकट्ठा करती है। ये चीज यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। बस आपने याद रखना, सॉवरन बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट रिलीज करती है, ठीक है। तो बॉन्ड के बारे में ये चीज आपने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, नंबर 7 जो न्यूज़ है, नंबर 7 है एक एडिटोरियल है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, कुछ आर्टिकल्स के बारे में बताया गया है और कुछ इंटरप्रिटेशन थोड़ी डिफरेंट ढंग से बताई गई है। इस चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए नंबर 1 यहाँ पे इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है कि जो हाई कोर्ट है कर्नाटका की, उन्होंने मतलब सेटल नहीं किया कौन सा इशू, हिजाब इशू, ये बहुत टाइम से चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। तो ये जो उडुपी के मतलब हिजाब वेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी क्या करना पड़ रहा है, सुपीरियर कोर्ट के पास जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के पास। पहला पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो इशू है हिजाब का, द इशू ऑफ हिजाब, ये पॉलिटिकल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अगर मैं बात करूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट और जजमेंट, वो कहते हैं कि अच्छे वे से जो सुपीरियर कोर्ट है वो यहाँ पे देते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे जो हमें पता चलता है कि नो ग्रेट रिसर्च इज़ नीडेड टू अनर्थ द फैक्ट कि जो सडन इरप्शन हो रहा है इस तरह के इश्यूज़ का, कि मतलब क्या ही मतलब कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंस के बाद में काफ़ी टाइम था, अगर ये इशू उस टाइम पे लेके आना था या फिर कोई बिल लेकर आना था, कोई एक्ट बनाना था आपने, तो उस टाइप पे आ सकता था। लेकिन रिसेंटली या फिर सडनली इस तरह का इशू अगर हो रहा है तो ये बढ़ती हुई इनटॉलरेंस की तरफ हम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हिंदू वीमेन है चाहे वो सिख वीमेन है, तो नदर्न इंडिया में वो अपने जो हेड है, ठीक है, उसको कवर करती है ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स, ठीक है, जैसे मैरिज हो गया, फ्यूनरल, रिलीजियस सेरेमनीज एक्सेट्रा में। तो उसके बाद में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि
अभी जो फैक्ट है कि इंडिया का जो पास्ट है, वो इंडिया हर एक बंदे को, जो भी बंदा बाहर से आ रहा है उसको ओपन आर्म्स के साथ में यहाँ पे क्या करता है, वेलकम करता है। ठीक है, और यहाँ पे कि भाई रहना है आप रहो, कोई दिक्कत वाली हमें बात नहीं है। तो हम बोलते भी तो होते हैं सिर्फ ब्रिटिशर्स यहाँ से गए हैं, बाकी तो सारे यहाँ पे बस गए। ठीक है, सो प्रोसेलाइटाइजिंग रिलीजन्स यहाँ पे होगा क्या कि कोई भी ऐसा हमारा ऐसा रहा ही नहीं पहले से कि भी हमने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन ये एक सीरियस चैलेंज हो सकता है टू दी मेजॉरिटी रिलीजन। तो जो टॉलरेंस है ओवर अदर फेस या फिर कंपैशन है अपने दूसरों लोगों की वजह से, ये एक इंटेग्रल पार्ट है इंडियन ट्रेडिशन का। बिकॉज यहाँ पे बुद्धा आए, यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए, यहाँ पे श्री राम जी है ना, तो जो ये सारी चीज़ें ये टॉलरेंस की तरफ हमें लेके जा रही हैं। देखिए कितना बड़ा मैसेज दिया था श्री रामचंद्र जी ने, लॉर्ड राम ने, कि भाई जो बेर खाए थे उन्होंने है ना, तो जो कास्ट वाला सिस्टम था वो भी यहाँ पे ख़त्म करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। तो टॉलरेंस की हमें यहाँ पे हमेशा बात करते हैं, बुद्धा की यहाँ पे हमने बात की है इस मतलब जो जर्नलिस्ट हैं या फिर जो राइटर हैं है ना इस चीज़ के। तो ये जो लोग हैं, ही गेव इंडिया द मॉरल फ्रेमवर्क विद इन विच टू शेप अवर एक्सचेंज विद अदर फेलो ह्यूमन बींग्स, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताई जा रही है। तो आगे अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूँ तो वो एक मोरल फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया जैसे गवर्नेंस के लिए, जिसमें मेरी इक्वालिटी आती है, जस्टिस आता है, फ्रेटर्निटी आती है ना। ये पार्ट है हमारी ग्रेट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का और मॉडर्न यूरोपियन रेनेसा। ठीक है, ये मतलब एक चीज का पार्ट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, एंड कंसाइंस ऑन दी वन हैंड, और यहाँ पे देखिएगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बताई हुई है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस ऑन दी वन हैंड नंबर 1, ठीक है, और सेक्युलरिज्म फॉर दी गवर्नेंस नंबर 2 ऑन दी अदर हैंड। ठीक है ना, एक हाथ में मेरे पास ये वाली चीज़ है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दूसरे हाथ में मेरे पास सेक्युलरिज्म है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि कंट्री पैशनेटली आर्ग्यू दैट सेक्युलरिज्म इन इंडिया, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं, यही बोलते हैं कि जो सेक्युलरिज्म इन इंडिया का मतलब है स्टेट हैज़ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन, कि जो स्टेट है वो हर एक रिलीजन को एक इक्वल रिस्पेक्ट देने की कोशिश करेगी। ठीक है, लेकिन ये एक मिस्टेकन एम्फसाइज है जिसमें ये है बात कि भाई टू अटेंड रिलीजियस सेरेमनीज, आपने देखा होगा कि इसी तरह इसी वजह से कोई बंदा अगर कहीं पे मुस्लिम वाली चीज़ पे जा रहा है वो वहाँ पे जाके टोपी पहन लेता है, कोई हिंदू वाली चीज़ में जा रहा है तो वो वहाँ पे जाके भगवा कलर देख लेता है, कोई सिख वाली जगह पे जा रहा है तो वो वहाँ पे जाके पगड़ी बांध लेता है। आपने देखा ही होगा जो पॉलिटिकल मास्टर्स है ऐसी चीज़ें तो करते हैं। देखिए, दिस मिस्टेकन एम्फसाइजेज लीड्स रूलर्स टू अटेंड रिलीजियस सेरेमनीज डोनिंग रिलीजन स्पेसिफिक ड्रेस एंड परफॉर्मिंग रिचुअल पब्लिकली, है ना, ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये पॉलिटिकल मतलब उन्होंने क्या बना लिया, एक एजेंडा बना लिया, तो जिससे जो नुकसान है वो हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेपरेशन की, तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला गया कि जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक सेपरेशन ऑफ रिलीजन करता है फ्रॉम द स्टेट एज इन दी यूरोप। कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो एसेंस है इंडिया सेक्युलरिज्म का वो ये है कि स्टेट हैज़ नो रिलीजन, और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चल रही है, ये क्लियर कर रहा है आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ध्यान से सुनता रहिए। और आर्टिकल 27 इस तरह से कर क्या रहा है, नो टैक्स, यही लिखा हुआ आर्टिकल 27 में जो आप पढ़ते हो, नो टैक्स कैन बी लिवाइड फॉर प्रमोटिंग एनी पार्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, बट अगर अगले वर्ड्स में मतलब इंटरप्रिटेशन देखी जाए कि कोई भी पब्लिक रेवेन्यू को मैं परमिट नहीं करूंगा टू बी स्पेंट इन फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमें देखने को नंबर 1 पॉइंट मिल रहा है। नंबर 2, आर्टिकल 28 की अगर मैं बात करूँ, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी गिवन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। जो स्टेट फंड से अगर कोई इंस्टीट्यूट को हम मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप फोर्सफुली मतलब क्या होगा कि कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही दोगे। फिर सेम आर्टिकल ये भी बोलता है, नो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड और एडेड बाय द स्टेट शैल कंपेल एनी पर्सन टू अटेंड रिलीजियस क्लासेस और वर्शिप देयर इन। जो भी सेम आर्टिकल में ये भी लिखा है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड अगर किया हुआ है और एड मिल रही है स्टेट से, वो ऐसे धक्के से फोर्सफुली ऐसे नहीं कि बच्चे को बोलेगा कि भाई वो लेक्चर तो लगाना ही पड़ेगा, वो चीज़ तो आपको सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे आर्टिकल 25 क्लोज 2 सब क्लोज ए है जो वो इंपावर करता है स्टेट को टू रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है ना, इसी वजह से आर्टिकल 15 भी क्या बोलता है, प्रोहिबिट करता है एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन अबव ऑल फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेड
क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट टू दी अदर फंडामेंटल राइट्स। हमने आपको पता है आर्टिकल 25 में हमने लिखा नहीं हुआ कि सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स वो क्या क्या है कि भाई पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया और हेल्थ हो गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिलीजियसिटी इन पब्लिक लाइफ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिलीजियसिटी है पब्लिक लाइफ में, क्योंकि हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सर्वधर्म संभव, विच वुड ओनली लीड टू द मेजोरिटेरियनिज्म एंड अल्टीमेटली टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द थियोक्रेटिक स्टेट। तो संभव का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो ये थियोक्रेसी की हम तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका कंक्लूजन बड़ा अच्छा दिया हुआ है, आपने कंक्लूजन को नोट डाउन करना है यहाँ पे कि हमारे लिए एक इनएविटेबल कंक्लूजन इंडिया के लिए क्या है, एज अ नेशन। यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, एज अ नेशन हम तभी सर्वाइव कर पाएंगे ओनली एज अ सेकुलर स्टेट। अगर हम इसी तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो मे भी हम हमारी जो डिसइंटीग्रेशन है वो भी हो सकती है। वो इस तरह की चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं वो। तो यहाँ पे वेयर द स्टेट हैज़ नो रिलीजन एंड डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, इट इज़ अ मेजर ऑफ थॉटलेसनेस ऑफ पीपल दैट एजुकेटेड इंडियंस। अब यहाँ पे अगर हम लास्टली बात करें, जो इनलाइटेंड सिटीजन्स हैं शुड रियलाइज दैट इफ सेकुलरिज्म इज एटिनॉज्ड, ठीक है, एटिसॉन्ड, दैट हार्ड वन नेशनल यूनिटी विल बी इन दी पेरिल। तो ये पेट्रियाटिक ड्यूटी है हर एक सिटीजन की टू स्ट्रेंथन दी सेक्युलरिज्म एंड दस सेव दी रिपब्लिक। ये कंक्लूजन बड़ा अच्छा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़, लास्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इंडिया अंटार्कटिक बिल लाने की बात कर रहा है। आपको लग रहा होगा भाई अंटार्कटिक में तो हमारा कुछ ऐसी कोई लैंड वगैरह भी नहीं है और आप कर भी नहीं सकते हैं ना, तो बिल किस चीज़ के लिए, यहाँ पे देखते हैं बिल किस चीज़ के लिए लाया जा रहा है। आपको पता होगा हमारे कुछ यहाँ पे रिसर्च स्टेशन हैं। अगर यहाँ पे मतलब रिसर्च स्टेशन है तो रिसर्च स्टेशन के लिए एक बिल लाया जा रहा है, आप ये मान के चलिएगा। तो यहाँ पे जो बिल होगा वो रेगुलेट करेगा विजिट को और एक्टिविटीज़ को टू अंटार्कटिका एज वेल एज पोटेंशियल डिस्प्यूट। अगर वहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस बिल के लिए यहाँ पे लिखा होगी प्रोविज़न। और यहाँ पे ये जो बिल है ये एक लॉ बनेगा और प्राइवेट टूर या फिर एक्सपीडिशन है जो अंटार्कटिका को वो प्रोहिबिट किए जाएंगे। कोई भी मेंबर कंट्री, मतलब जो मतलब इंडिया है वो मेंबर कंट्री है किस चीज़ की, अंटार्कटिका ट्रीटी की। और हमने ये जो अंटार्कटिका ट्रीटी है वो साइन किया था ये ज्वाइन किया था 1983 में। ये जो अंटार्कटिका ट्रीटी है ये आई कब से हुए, 1959 से आई हुई है। तो ये इसके 54 सिग्नेटरीज हैं और इस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि भाई बंदे हैं जो वो अपने लिए एक कोई ना कोई बिल है जो है फिर जो चीज़ें वो बना सकते हैं। यहाँ पे एक ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं वेसल्स को, ये वो चीज़ों को, वो सारा यहाँ पे डाल दिया गया है। ये जो बिल है वो एक्सटेंड करेगा ज्यूरिसडिक्शन टू दी ऑफ द इंडियन कोर्ट्स टू दी अंटार्कटिका। बड़ी बात है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि फॉलोइंग इट्स फर्स्ट एक्सपीडिशन अंटार्कटिका 1982, अभी हमारे वहाँ पे 2 स्टैंडिंग रिसर्च स्टेशन है जो कि भारती और मैत्री के नाम से वहाँ पे जाने जाते हैं। क्या ये बिल ज़रूरी था, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये इंडिया जब से इसका साइन किया 1983 से, तो ऑब्लाइज्ड है इट टू स्पेसिफाई ए सेट ऑफ लॉज गवर्निंग पोर्शंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट का पोर्शन अंटार्कटिका का हम गवर्न कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उसके लिए जो स्पेसिफाई करने हैं कुछ लॉज, तो वो हमारे लिए एक जो ये जो चीज़ है वो ज़रूरी है। और अंटार्कटिका है जो वो नो मैन लैंड है, ठीक है, और इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे पता भी लग रहा है बढ़िया तरीके से। जो ये जो ट्रीटी है ये मैंडेटरी है फॉर द 54 सिग्नेटरी कंट्रीज टू स्पेसिफाई लॉज गवर्निंग टेरिटरीज ऑन विच देयर स्टेशंस आर लोकेटेड। चाइना के पास 5 और रशिया के पास भी यहाँ पे 5 स्टेशंस हैं। तो अंटार्कटिका की ट्रीटी में ही लिखा हुआ है कि अगर आप वहाँ पे हो, अगर आप वहाँ पे आपके स्टेशंस हैं तो आप उसको रेगुलेट करने के लिए अपने लिए कोई बिल या फिर अपनी कंट्री में जाके कुछ भी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये जो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द अंटार्कटिका ट्रीटी। अंटार्कटिका ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन 1961 जब 12 कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया। आउट ऑफ 54 मतलब जो मेजर कंट्रीज हैं 29 है वो कंसल्टेटिव स्टेटस है जैसे कि इंडिया का। ये जो ट्रीटी है वो कवर करती है एरिया साउथ ऑफ द 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और इट्स की ऑब्जेक्टिव आर टू डीमिलिटराइज अंटार्कटिका, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 टू एस्टेब्लिश अ जोन फ्री ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट एंड टू इंश्योर दैट it is used for peaceful purpose only, to promote international scientific cooperation in Antarctica and to set aside dispute over territorial sovereignty। तो कोई ऐसे नहीं पटाखे टूके डालने वाला काम नहीं करना, वहाँ पे आप अच्छे वे से पीसफुली रिसर्च करना चाहते हो आप वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है जी।
सो थैंक यू सो मच। और आगे आने वाली जो अपडेट्स हैं, जो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आपने लास्ट तक ये न्यूज़पेपर देखा है, हमारी 3 जो चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ तो डेली के करंट अफेयर चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारी चीज़ चल रही है वो चल रही है 1 ईयर का करंट अफेयर, ठीक है। और नंबर 3 जो हमारा चल रहा है इकोनॉमी की सीरीज़ चल रही है, वो भी कंटिन्यू दोबारा से होने वाली है। मतलब दोबारा तो क्या है, वो थोड़ी टाइम के लिए रोका था क्योंकि 1 ईयर का करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट था, बच्चों के एग्जाम आ रहा था। सो थैंक यू सो मच।